हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए CDP का आज अध्याय फर्स्ट है बुक से पढ़ाऊंगी, एक एक लाइन को पढ़ाऊंगी। तो पहला अध्याय फर्स्ट है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। तो देखिए इस चैप्टर से भी दो तीन क्वेश्चन प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए पहले है विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा को समझेंगे तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास है जो एक जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। बालक के आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन समानता देखे जाते हैं। बालक में जो आयु यानी कि उम्र के साथ जो होने वाला गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन है, जो समानता देखा जाता है, सभी बालक में लगभग समान देखा जाता है। ठीक, बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। बालक में जो क्रमबद्ध रूप से यानी कि श्रृंखला रूप से क्रमिक मतलब कि सबसे पहले बच्चा है जो गुरकता है, आगे रेंगता है, फिर गुरकता है, तब फिर खड़ा होता है धीरे धीरे, तब फिर चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। तो इसी को हम क्रमबद्ध कहते हैं। तो बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तन में एक निश्चित संबंध है। क्रमबद्ध बता दिए ना कि पहले गुरकना सीखता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलता है, फिर अच्छा से चलने लगता है, फिर दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तो इसी को क्रमबद्ध कहते हैं। ठीक, तक कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तन में एक निश्चित संबंध होता है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक परिवर्तनों को परिपक्वता पर निर्भर करता है। देखिए अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों में व्यक्ति में परिवर्तन होता है। अरस्तु के अनुसार है जो विकास है वो आंतरिक और बाह्य दोनों कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। उसका आंतरिक परिवर्तन भी होता है और बाह्य परिवर्तन भी होता है। विकास के अभिलक्षण। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती है। विकास है जो जीवन पर्यंत चलने वाली, जब माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता है उसी समय से विकास होना स्टार्ट हो जाता है, उसी समय से विकास होता है। और वह विकास जब तक चलता है, जब तक मृत्यु पर्यंत, यानी कि जब तक वो मरता नहीं है तब तक उसका विकास होते ही रहता है। तो गर्भाधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। गर्भ से ही बच्चा का विकास होता है। देखिएगा शुरू में धीरे धीरे वो अंग सारा बनता है, शुरू बार खून का थक्का रहता है, फिर धीरे धीरे उसका अथी होता है। सब थोड़ा बायोलॉजी का चीज़ है। ठीक, मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है जो इस प्रकार है। मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न अभिलक्षणों को बताया जो इस प्रकार है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। समान से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर होता है। समान से विशिष्ट और सरल से जटिल एवं एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः एक क्रम के अनुसरण करता है। देखिए विकासात्मक परिवर्तन है जो प्रायः व्यवस्थित और प्रगतिशील और नियमित होते हैं। व्यवस्थित माने ढंग से, माने क्रमबद्ध, माने एक के बाद ऐसे। प्रगतिशील और नियमित रूप से होता है। समान से विशिष्ट माने समान यानी कि साधारण से विशिष्ट यानी कि जटिल की ओर, सरल से जटिल एवं एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक क्रम का अनुसरण करते हैं।
विकास जो बहुआयामी होता है, विकास बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। विकास जो बहुआयामी होता है, मतलब कि विकास है जो किसी भी क्षेत्र में बहुत तेज़ी से होगा, बहुत जल्दी वृद्धि होगा, और कोई क्षेत्र में है जो धीमी गति से होता है। तो अब देखिए यहाँ तक पढ़ लें। विकास बहुत ही लचीला होता है, विकास है जो बहुत लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित करता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा समृद्धि और बुद्धि के स्तर में अनपेक्षित सुधार ला सकता है। विकासात्मक परिवर्तन में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धाश्रम में याददाश्त का कमजोर होना। हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापा में याददाश्त का कमजोर हो जाना। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद को बढ़ना। जैसे जैसे आयु बढ़ता है वैसे वैसे हमारे शरीर का कद यानी कि लंबाई बढ़ता है, अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण होता है। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मक में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। विकास प्रासंगिक हो सकता है, यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित होता है। विकास जो प्रासंगिक हो सकता है, यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यह अंतर आनुवंशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन जागरूक हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। उदाहरण स्वरूप, यद्यपि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू करता है, परंतु कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 2 वर्ष में ही बहुत पहले ही बोलने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो देखिए इसको समझाते हुए, विकासात्मक परिवर्तन की दर है जो अथवा गति उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। माने विकास की जो दर है वो सभी बच्चा में अलग अलग हो सकता है। मान लें कि दो या तीन शब्द जैसे मैं खाना खा लिया, कुछ इसी तरह से 2 या 3 शब्द को कोई बच्चा है जो 3 वर्ष में बोलना शुरू करता है, कोई बच्चा है जो 2 साल के पहले ही बोलना शुरू कर देता है। तो सभी बच्चा में अलग अलग होता है। ठीक, तो विकास के आयाम, मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। पहला शारीरिक विकास, पहला है जो शारीरिक विकास, शरीर के बाह्य परिवर्तनों जैसे ऊंचाई, शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वो अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने में सक्षम होता है। देखिए पहला वाला समझाता है शरीर के बाह्य परिवर्तन, शरीर के बाहरी परिवर्तन जैसे कि ऊंचाई, शरीर का अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिसे स्पष्ट रूप से देखा जाता है। शरीर के बाहरी परिवर्तन है जो हमें स्पष्ट
स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे किसी का लंबाई ऊंचाई माने कितना ऊंचा हो रहा है, कितना लंबा, और उसका शरीर का अनुपात माने कितना मोटा है, चौड़ा है, पतला है, ये सब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। किंतु शरीर का आंतरिक अवयव है जो शरीर का अंदर होता है, जैसे ऊतक, कोशिका, किडनी वगैरह, सब जो आंतरिक अवयवों में परिवर्तन बाहर रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। ये सब हमें अंदर का चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु ये भी शरीर के भीतर इसका भी विकास होते रहता है। ठीक, प्रारंभ में शिशु हर प्रकार के कारक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अपने माता पिता या उसे जो भी सेवा करने वाले होते हैं, माता पिता या किसी का दाई रहता है, तो जो भी रहता है उन पर पूरी तरह से निर्भर रहता है। लेकिन जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपने आवश्यकता को पूर्ति करता है। जैसे जैसे उसका विकास और वृद्धि होता है तो वह अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने में सक्षम होते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तो अब देखिए, शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जाता है। जो शारीरिक विकास पर है, जो बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जाता है। शारीरिक विकास यानी कि शरीर के विकास पर आनुवंशिक यानी कि माता पिता के प्रभाव देखा जाता है। मतलब कि जिसका माता पिता जैसा रहता है वैसा बच्चों में भी देखा जाता है। अगर किसी का पापा लंबे हैं या मम्मी लंबे, तो उसका बच्चा भी अधिकतर लंबा ही होता है। किसी का नाटा है तो नाटा होता है। ठीक, तो इसके अतिरिक्त या किसी गोरा है तो गोरा होगा, काला है तो काला होगा, सब आनुवंशिक गुणों को प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बालक के परिवेश माने वो कैसा परिवेश है, उसका देखभाल मतलब कि उसको कैसे किस तरह से देखभाल किया जा रहा है, किस तरह से उसको खान पानी सब दिया जा रहा है, उसका भी मतलब कि शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसका विकास समान गति की आशा कैसे की जा सकती है। अगर बच्चे के पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व यानी कि पर्याप्त मात्रा में उसको आहार मतलब कि सब चीज़ उसे नहीं मिल रहा है तो उसका विकास है जो समान गति से नहीं हो सकता है। ठीक, बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखनी अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षक को पर्याप्त जानकारी रखना चाहिए क्योंकि बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर निर्भर करता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के समान ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर बच्चों में क्या आशा की जा सकती है। अब दूसरा है मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। मानसिक विकास की जगह आपको संज्ञानात्मक विकास भी पूछ सकता है, तो दोनों एक ही है, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास इससे तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पड़ता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप विकसित होती है। देखिए, माने किसी चीज़ का कल्पना करना, स्मरण करना यानी कि याद करना, उसके बारे में विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होता है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसका मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। मतलब कि जन्म के समय बालक में जो स्मरण करना, कल्पना करना, विचार करना, ये सब की अभाव रहता है, लेकिन धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसका मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। अब है
अगला स्टेप संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों की पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वो बालकों की इससे संबंधित समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। जो शिक्षक को संज्ञानात्मक विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी रखना चाहिए कि बच्चे में कैसे कैसे कब वृद्धि होता है, किस अनुसार किस उम्र में उसको कितना बुद्धि रहता है, सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसका क्या कारण है, यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास के ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में भी इसकी सहायता मिल सकती है। अब तीसरा है संवेगिक विकास। संवेगिक विकास, संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है। संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है, भाव का अर्थ होता है कि ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, शर, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का विकास भी होता रहता है। बालक में जो आयु बढ़ने के साथ साथ इन संवेगों का विकास होता रहता है। घृणा कैसे करना, भय, क्रोध, ये सब का, स्नेह, खुशी, सब का उम्र के साथ उसमें विकास होता है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संवेगात्मक विकास है जो मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक विकास उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक समस्या एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। बालक को संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास को भरपूर योगदान दे सकता है। क्रियात्मक विकास, चौथा है जो क्रियात्मक विकास।